स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड है। तो आज का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, यानी कि जो सूचना आयोग हैं, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो, उनकी क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस है, यानी उनके क्या क्या कार्य हैं और क्या अधिकार हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या उनके काम है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन कमीशन हो, उनका सबसे पहला जो काम है वो ये है कि उन्हें रिक्वेस्ट, जो भी इंक्वायरी है उनको एक जो भी मान लीजिए कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर वो पर्सन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या फिर कोई भी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास अपनी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाया है, यानी कि वो अपनी रिक्वेस्ट नहीं वहाँ दे पाया है, जो अनेबल था किसी वजह से अपनी रिक्वेस्ट वहाँ सबमिट नहीं कर पाया है, तो वो कमीशन से कनेक्ट होगा और वहाँ अपनी इंफॉर्मेशन जो है, जिस इंफॉर्मेशन की वो डिमांड कर रहा है उस इंफॉर्मेशन के लिए वो अपनी रिक्वेस्ट देगा। तो कमीशन का ये काम है कि उस पर्सन की इंफॉर्मेशन को जो भी वो चाहता है प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जाए, ठीक है, ओके। तो ऐसा क्यों होता है कि रिक्वेस्टर को या जो भी एप्लीकेंट है वो उसको वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पाई या वहाँ वो सबमिट क्यों नहीं कर पाया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी में कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की ही नहीं गई है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ही नहीं होगा तो हम अपनी एप्लीकेशन किसके आगे सबमिट करेंगे। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अगर इन्फॉर्मेशन हमने दे भी दी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। यहाँ ये दूसरा पॉइंट आता है कि ही और शी डिडंट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया या फिर एक्सेप्ट की लेकिन जवाब देने से रिफ्यूज़ कर दिया। कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको अप्लाई करना पड़ा सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, और फिर उनका काम स्टार्ट होता है उस पर्सन को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे वो सभी पर्सन जिनको रिफ्यूज़ कर दिया गया है किसी भी इंफॉर्मेशन को देने से, यानी कि एप्लीकेंट ने पहले वहाँ अप्लाई किया लेकिन उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की गई। तीसरी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई वो उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान नहीं की गई जो टाइम फिक्स किया गया था, ठीक है। जैसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए 30 डेज़ का टाइम है, या अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी का सवाल है तो 48 आवर्स का टाइम होता है। तो यहाँ पर विद इन टाइम लिमिट जो है दैट इन्फॉर्मेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। सो एक तो उनको या तो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया रिक्वेस्ट का, और अगर दिया गया तो टाइम के बाद दिया गया, ठीक है, राइट, ओके जी। नेक्स्ट जो पॉइंट है डी, वो ये है कि ऐसे सभी पर्सन जो अमाउंट उन्होंने फ़ी का पे किया था, राइट, क्योंकि जब भी हम आरटीआई की एप्लीकेशन कहीं लगाते हैं तो वैसे तो बहुत माइनर सी फीस है, लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह की डिमांड कर रहे हैं दैन हमारे को पर पेज कुछ चार्जेस देने होते हैं, जितने पेजेस हम उनसे इंफॉर्मेशन की लेना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा एप्लीकेंट को लगता है कि जो चार्जेस उससे मांगे गए हैं वो अनरीज़नेबल हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर ई पे हूँ मैं। इसमें क्या है कि ये भी हो सकता है कि एप्लीकेंट को लगे कि जो इन्फॉर्मेशन वो डिमांड कर रहा है उसको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इस केस में भी सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस जो कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। हम मतलब एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं हम। और इसके अलावा जो भी रीज़न रहे हों और जहाँ पर एक्ट ये सपोर्ट करता है एप्लीकेंट को कि आप सेंट्रल या स्टेट के पास जा सकते हैं अपने डिमांड्स को लेकर, तो इस कमीशन को इस तरीके के कार्य को पूरा करना होगा, ठीक है, ओके। ये तो लिस्ट थी हमारी उन सभी लोगों की जिनकी एप्लीकेशन या तो कैंसिल हो गई है या उसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है या इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरे में आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर अब
खुद से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट को लगता है कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, कुछ ऐसी मतलब कुछ रीज़न्स हैं, जेन्युइन रीज़न्स हैं कि किसी पर्टिकुलर केस की इंक्वायरी करनी बनती है और वहाँ से इंफॉर्मेशन ज़रूरी चाहिए, तो उस मैटर पर वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात जो है कि इन दोनों कमीशंस को जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है उसके अंतर्गत सिविल कोड के सारे राइट्स मिले हुए हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा फिर भी ब्रीफ में करवा देते हैं कि जैसे संबंध देना कि पब्लिक अथॉरिटी जो भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है या जिसने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, पर्टिकुलर विटनेस हैं उनको संबंध दिए जाते हैं, एविडेंस के लिए डिमांड की जाती है, ओथ ली जाती है, शपथ दिलवाने के लिए उनसे बोला जाता है, और कोई भी एविडेंस है या एफिडेविट है वो रिसीव किए जाएंगे। कोई पब्लिक रिकॉर्ड है उसको अपने पास रोक के भी रखने का अधिकार है इनके पास, और जो है एविडेंस या विटनेसेस को जो है एक तरह से सम्मन जारी कर सकते हैं। ये सारे अधिकार हैं इनके पास सिविल कोड की तरह, और इनके अधिकारों में फिर कोई भी दखल अंदाजी किसी और के द्वारा नहीं हो सकती। और अगर मान लीजिए कुछ रिकॉर्ड जो है किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास रखे हुए हैं तो इनके पास अधिकार है कि इस पब्लिक अथॉरिटी से वो रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं और उसको एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने किया कि पावर्स और फंक्शंस जो भी इंफॉर्मेशन कमीशन के थे जो सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे है, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। तो अभी पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में जिक्र आया तो क्यों ना हम इसके बारे में भी जान लें। पब्लिक अथॉरिटी का काम क्या है? पब्लिक अथॉरिटी का काम ये सबसे पहला ये है कि उसको वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं जिन रिकॉर्ड्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। पब्लिक अथॉरिटी किस तरीके से काम कर रही है वो सारे रिकॉर्ड, चाहे इसमें ऑफिसर्स के बारे में है या उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में है, स्टाफ के बारे में है, उनकी सैलरी के बारे में है, मतलब कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसकी डिमांड की जा सकती है। और अगर डिमांड नहीं भी की गई तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आरटीआई मांगी जाएगी तो ही आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, आपको वैसे भी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं अपनी सेफ्टी के लिए भी और अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। और आजकल तो जैसे कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं तो मैनुअल उतना लेबर नहीं रहा, और रीज़नेबल टाइम के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटराइज करनी होगी और एक एक्सेस प्रोवाइड करनी होगी कि कभी भी इन रिकॉर्ड्स में से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है अगर अकॉर्डिंग टू एक्ट वो अलाउड है तो। दूसरी बात, और इनका क्या काम है, इनको 120 डेज़ यानी कि एक्ट जब बना उसके 120 डेज़ के अंतर्गत सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज़ का रिकॉर्ड रखना होगा, पब्लिश करना होगा बाकायदा, ठीक है। दूसरी बात, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इट्स ऑफिसर्स, स्टाफ मेंबर्स जो भी इस यहाँ काम करते हैं लोग, उनकी क्या पावर्स और क्या ड्यूटीज़ हैं। थर्ड है हमारा प्रोसीजर, जो भी डिसीज़न लेते हैं, जो भी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता जो फिक्स करते हैं उसके अंतर्गत उसके लिए क्या प्रोसीजर ये फॉलो करते हैं उसके बारे में डिटेल, क्या नॉर्म्स सेट किए गए हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सभी कार्य को करने के लिए, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड्स। तो ये जो भी इन्होंने रखा है अपने एम्प्लॉयज़ के कामकाज के लिए, जो एम्प्लॉयज़ के और ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर्स के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है उनके बारे में भी डिटेल रखनी होगी, मतलब उसका रिकॉर्ड रखना होगा। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर हेल्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रखे हैं बाकायदा उनको कैटेगराइज किया जाएगा, प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो है इन रिलेशन हाँ, जो भी पॉलिसीज़ ये बनाते हैं जिन पॉलिसीज़ पर ये काम करते हैं, ठीक है, और ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाई गई, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है उसके बारे में भी प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। ओके, और उसके अलावा इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या काउंसिल्स हैं या जो भी इनके यहाँ पर जांच, जो भी कमेटीज़ काम करती हैं, जो मेंबर्स काम करते हैं, जो भी इनका पूरा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें किस तरीके से कब कब मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स का कोई ब्यौरा अगर मीटिंग जो भी बोर्ड की मीटिंग्स हैं या उन मीटिंग्स का में क्या फ़ैसला लिया गया, क्या क्या डिस्कशन हुआ, उसके मिनट्स, उसे बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, की मीटिंग में क्या क्या
फाइनल डिसीज़न लिए गए, तो उनकी भी रिपोर्ट इनको तैयार रखनी होगी अपने पास रेडी। ओके, और इसके अलावा अपने ऑफिसर्स और जो भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में पूरी डिटेल, उनकी एक डायरेक्टरी बनानी होगी। नाउ जो भी इनके ऑफिसर्स या स्टाफ मेंबर्स की जो सैलरी है, मंथली रेमुनरेशन है, और उनको कॉम्पनसेशन देने के जो भी राइट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उनके बारे में, ठीक है, डिटेल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी बजट है अपने यहाँ पे, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ किस तरह से करते हैं, बजट किस तरीके से पास किया गया है, किस पर्टिकुलर आइटम पर कितना एलोकेट किया गया है, और उसकी सारी डिटेल भी हमें तैयार रखनी होगी। 12th पॉइंट पे आ रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम्स, क्या कोई सब्सिडी प्रोग्राम्स यानी कि कोई सहायक प्रोग्राम, सहायता के लिए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको सहायता इन प्रोग्राम से मिल रही है, उनकी डिटेल। पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिपिएंट्स ऑफ कंसेशन, क्या कोई कंसेशन का प्रोविज़न है, और कौन कौन लोग हैं जिनको प्रॉपर तरीके से कंसेशन दिया गया है, क्या वो इस बात का अधिकार रखते थे या नहीं। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल और हेल्प बाय रिस्यूज, हाँ मतलब जो भी डिटेल है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें ताकि इसी ईजी एक्सेस हो सके और उसकी मेंटेनेंस जो है सही ढंग से बनाई जा सके। ओके, नेक्स्ट इज़, क्या आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे आप आम जनता को अपनी इंफॉर्मेशन इजीली उपलब्ध करवा सको। क्या आपने कोई यहाँ अपने कोई लाइब्रेरी, जैसे कई बार लाइब्रेरी रूम या रीडिंग रूम्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं कि आम जो है पब्लिक उस को अवेल कर सकती है, उसके बेनिफिट्स को, ठीक है, वर्किंग आवर्स में वो यूज़ कर सकती है। नेम्स, डेजिग्नेशन एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आपकी अथॉरिटी, आपके यहाँ पर कौन कौन ऐसे हैं जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम करते हैं, उनकी पूरी डिटेल। सच अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड देयरफॉर, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली है, और हर साल जो जिस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना ज़रूरी है उस इंफॉर्मेशन के बारे में हम जहाँ जिक्र कर रहे हैं। ये हो गया हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी है, ठीक है, ओके। अब आ जाता है फिर सी पार्ट, दैट इज़, इसमें भी पब्लिश का ही सीन है। हर वो रेलेवेंट फैक्ट या हर वो संबंधित तथ्य जो हमने इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ यानी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने या पॉलिसीज़ को जब अनाउंस किया था उस समय बनाने से पहले जो भी तथ्यों को हमने ध्यान में रखा था उन सबको भी पब्लिश करना होगा। वो रीज़न्स भी उपलब्ध करवाने होंगे जो अपने प्रशासनिक और अपने न्यायिक डिसीज़न लेते समय ध्यान में रखते हैं, जिन कारणों की वजह से वो डिसीज़न लिए गए। तो ये सारी चीज़ें हो गई पब्लिश से रिलेटेड। नाउ सेकंड पॉइंट इज़, सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं क्या सीन है। हाँ, बस इसमें ये है कि इस पॉइंट में ये कहा गया है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन इस तरीके से मेंटेन करो कि आम आदमी को, जैसे इंटरनेट पे लोग अपनी वेबसाइट, अपने ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर उनके बारे में सारी डिटेल मेंशन होती है, तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च करते हैं, उनकी साइट पर जाकर देख सकते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ही अवेलेबल हो जाती है। तो पब्लिक को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम नॉलेज लेना चाहते हैं और वो कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली फिर हमें RTI डालनी होगी। अदरवाइज़ अगर वो इंटरनेट पर उपलब्ध है देन हमारे को ऐसी कोई पेन नहीं लेना पड़ेगा और हमें RTI के एक्ट का जो कम से कम सहारा लेना होगा। तो ये हमारे ऊपर, हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर या पब्लिक अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कितनी इजीली एक्सेसिबल बना रही है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, हर इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट, मतलब इस तरीके से बताया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा ऐसे फॉर्म और इस तरीके से जो कि इजीली, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन भी देने का एक तरीका होता है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो सबकी समझ में और सरल और समझने योग्य बनाया जाए उसको, देन इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इट। अदरवाइज़ अगर आप इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट तो कर रहे हैं लेकिन उसको बड़े टिपिकल तरीके से दे रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, इट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, राइट। तुम या तो कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि हम लोग कुछ इस तरीके से अपनी बातों को मैनिपुलेट कर जाते हैं कि उसका असली अर्थ जो है वो छिप जाता है, तो हमें वो काम नहीं करना है यहाँ पे, ओके।
ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज़, हाँ, ये वही बार बार कह रहा है कि जो भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेटों में हो तो ज़्यादा अच्छा है, और जितना कोशिश हो सके, मतलब जितना पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होना चाहिए, और और क्या, फ्री अवेलेबल, मतलब कोशिश, हाँ, डेफिनेटली। अब पब्लिक अथॉरिटी से ही जो इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्या होता है पब्लिक अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन, या पब्लिक अथॉरिटी में जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो एप्लीकेंट को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो एप्लीकेंट क्या होगा कि वो कमीशन के पास जाएगा, राइट, स्टेट या सेंट्रल कमीशन के पास जाएगा। तो स्टेट और सेंट्रल कमीशन भी तो पब्लिक अथॉरिटी से ही इन्फॉर्मेशन डिमांड करेगा ना, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम उन्हें दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में दें, और इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, और कम से कम प्राइस हो उसका, मतलब कोशिश ये की जानी चाहिए कि उनको हम फ्री में अवेलेबल करवाएं, या जो बहुत ही कम कॉस्ट पर उस चीज़ को अवेलेबल कराएं, ताकि, क्योंकि एप्लीकेंट के ऊपर फिर ये बर्डन नहीं आना चाहिए इन्फॉर्मेशन लेने का। ये तो थे पब्लिक अथॉरिटीज़ के फंक्शंस। नाउ द ड्यूटीज़, व्हाट आर द मेन ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स। ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? ड्यूटीज़ में यही है कि आपका काम क्या है। आपका काम है पब्लिक अथॉरिटी के अंदर, क्योंकि आप काम करते हैं, तो आपका काम ये है कि आपसे जब इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आएगी तो आपको इस रिक्वेस्ट को सीरियसली लेना है, और उसको टाइम पर उसका आंसर करना, उसका रिप्लाई करना है। और अगर आप उसको आंसर नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या वो कुछ सीक्रेट है, या बिजनेस सीक्रेट से रिलेटेड है, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, देन आपको उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्शन लेना होगा और अपने रीजंस बताने होंगे एप्लीकेंट को। तो कौन कौन सी ड्यूटी से एक बार चेक कर लेते हैं। PIO यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को क्या करना है, उन सारी रिक्वेस्ट को डील करना है जो रिक्वेस्ट उसके पास आती हैं। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन जो है रिक्वेस्ट जो है ओरल दे रहा है, वो हो सकता है राइटिंग में नहीं दे पा रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि उस रिक्वेस्ट को उतनी ही सीरियसली लिया जाए जितनी आप राइटिंग की इंफॉर्मेशन को लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ रीज़नेबल, मतलब उसको आपने उसको आपने कोशिश करनी है राइटिंग के इक्वलेंट बनाने की। ओके, नेक्स्ट इज़, कई बार क्या होता है कि एक पब्लिक अथॉरिटी के पास जो इन्फॉर्मेशन जाती है, लेकिन वो वहाँ से अवेलेबल नहीं होनी है, वो अवेलेबल होनी है किसी और पब्लिक अथॉरिटी से। मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन से आपने RTI लगाई, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तो आप किसी और इंस्टीट्यूशन की मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली है वो RTI वो एज इट इज़ दूसरे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो थोड़ा सा इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। तो ये एक रीज़नेबल टाइम उनको मिलता है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ PIO में सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी। ऑब्वियसली PIO एक ऑफिसर है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और अगर उसको अपने काम के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो वो भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा, और उनका काम भी यही होगा, और उस पर्सन को भी PIO की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, जो दूसरा पर्सन उनकी हेल्प कर रहा है। ओके, और अगर PIO को कोई रिक्वेस्ट मिलती है जो भी एप्लीकेशन की, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब देना है, और अगर वो नहीं जवाब दे रहे तो उसका रीज़न बताना होगा कि आप अगर रिक्वेस्ट आपने रिजेक्ट कर दी है तो रीज़न बताएंगे कि रिजेक्शन का रीज़न क्या है, और ये भी बताओगे कि अपील आप कितने दिन में कर सकते हो। मतलब आप उस एप्लीकेंट को ये भी बताएंगे कि वो अपील कितने दिन में कर सकता है, और किस एपीलेट अथॉरिटी के आगे वो अपील कर सकता है, ठीक है। अगर तो इन्फॉर्मेशन नॉर्मल है एंड यू हैव द इन्फॉर्मेशन, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द रिक्वेस्ट। अदरवाइज अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ और लिबर्टी को लेकर है, किसी की आज़ादी या किसी की ज़िंदगी को लेकर है, तो 48 आवर्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो इन्फॉर्मेशन आप 40 days में दे सकते हैं, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि PIO जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो उसी फॉर्म में देगा जिस फॉर्म में उसे मांगी गई है, अनटिल अनलेस इंफॉर्मेशन को उस तरीके से देना इंस्टीट्यूशन की सीक्रेसी या कुछ और सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो एक्ट के अगेंस्ट हैं, तो आप सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन को उसी हिसाब से देंगे। और कई बार क्या होता है कि हम पार्शियल एक्सेस देते हैं, जो कि 7 पॉइंट में मेंशन कर रखा है। हम कई बार को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि हो सकता है सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड हो या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इन दैट केस वी आर अनेबल टू प्रोवाइड द होल इन्फॉर्मेशन। वी विल इन्फॉर्म
द एप्लीकेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग ओनली वन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, वन पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक तो हम उनको बताएंगे कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दे रहे हैं, रीज़न बता देंगे हम उनको, ये जो डिसीज़न लिया गया है उसके पीछे क्या रीज़न थे। वो लोग जो जिन्होंने ये डिसीजन लिया है उनके नाम और डेजिग्नेशन भी हम उनको बताएंगे। हम उन्हें ये भी बताएंगे कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का आपके चार्जेस क्या है और आपको, ताकि आप डिपॉजिट करें। और आपको ये अधिकार है कि आप जान सकें कि जो इन्फॉर्मेशन आपको कौन सी दी गई है उसका डिसीज़न किस तरीके से लिया गया है। नॉन डिस्क्लोज़र हम क्यों कर, मतलब हम इन्फॉर्मेशन को क्यों नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, और उसकी फ़ीस और उन सभी पर्सनस के बारे में डिटेल जानने का एप्लीकेंट को पूरा अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन जो है, ये क्या चीज़ है एक बार चेक कर लेते हैं। PIHL के वे रिटर्न नोटिस टू, हाँ ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपने थर्ड पार्टी से रिलेटेड मांगी है तो PIO का काम है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर थर्ड पार्टी को नोटिस देगा, और थर्ड पार्टी को एक 10 दिन का समय दिया जाएगा अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का। विद इन 10 डेज थर्ड पार्टी जो है आपको इन्फॉर्मेशन या तो देगी या फिर अनेबल होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, जो भी है रीज़न वो प्रोवाइड करेगी। So these were the main duties of public information officers. So that's all for this chapter. इस चैप्टर में आपने RTI के बारे में पढ़ा, और RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि आज के सिनेरियो में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिकली शायद आप उतना फेमिलियर ना हो RTI के इसको लेकर, लेकिन जो लोग पब्लिक अथॉरिटीज़ में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का सीन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी RTIs जो आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, और बाकायदा उनका टाइम से जवाब दिया जाता है। तो जो ऑब्वियसली वो लोगों का प्रैक्टिकल उसके साथ कनेक्शन है, इसलिए वो ज़्यादा फेमिलियर है। क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसलिए जब तक हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते तब तक हम इसकी एक थ्योरेटिकली नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमें अभी उतना अच्छे से नहीं क्लियर हो पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।